स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अपने विचारों के जाल के बारे में। मतलब कैसे हम उसमें उलझ जाते हैं और कैसे उससे निकल सकते हैं। आज का विषय है विचार नियंत्रण। हाँ, हमारे पास दो दिलचस्प स्रोत हैं। विचार नियंत्रण, त्वरित योजना और अभ्यास, और सोच पर नियंत्रण, त्वरित कार्य योजना। तो लगता है ये स्रोत हमें कुछ ठोस आजमाने लायक तरीके देने वाले हैं। बिल्कुल। आज हमारी इस चर्चा का मिशन है इन तरीकों की तह तक जाना और ये समझना कि क्या रोजमर्रा की जिंदगी में कम सोचना, धीमा सोचना और बेहतर चुनना संभव है। ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं फिर। बिल्कुल। और ये विषय जैसा आपने कहा आज के समय में बहुत जरूरी है। हम सब लगातार जानकारी, डिमांड्स और वो जो अंदर की आवाजें हैं उनसे घिरे रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो इससे दिमाग का थक जाना, एक ही सोच में अटक जाना, ये तो बहुत आम बात हो गई है। सही। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये स्रोत इस मानसिक उथल-पुथल से निपटने के लिए कोई बड़े फिलोसॉफिकल समाधान नहीं दे रहे हैं, बल्कि छोटी, प्रैक्टिकल, एक्शन लेने लायक योजनाएं दे रहे हैं। अच्छा, एक्शन लेने लायक। हाँ, ये सोच पर आधारित हैं कि जैसे हम मान लीजिए अपनी बॉडी को ट्रेन करते हैं, वैसे ही हम अपने सोचने के पैटर्न को भी ट्रेन कर सकते हैं। सोचने के पैटर्न को ट्रेन करना, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये वाकई काम करता है? मतलब खासकर तब जब दिमाग बिल्कुल अपनी ही धुन में चल रहा हो। इन स्रोतों में जो त्वरित कार्य योजना है, उसका पहला कदम ही इसी सिचुएशन से जुड़ा है, 60 सेकंड का रीसेट। ये कब और कैसे करना है? हाँ, ये 60 सेकंड रीसेट खास तौर पर तब के लिए है जब आप ओवर थिंकिंग, मतलब वो जो बहुत ज्यादा सोचने वाला भंवर है, उसमें फंस जाएं। अच्छा। वो पल जब दिमाग किसी चिंता या किसी पिछली बात या भविष्य के डर पर एकदम अटक जाता है और आप गोल गोल सोचने लगते हैं। हाँ, होता है ऐसा। ये उस लूप को तोड़ने का एक तरह का, समझिए, इमरजेंसी बटन है। इमरजेंसी बटन, दिलचस्प उपमा है। तो इसे दबाते कैसे हैं? स्रोत क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए, प्लान तो सरल है पर असरदार हो सकता है। पहला कदम, 4 बार धीमी गहरी सांसें लेना, पूरा ध्यान सिर्फ सांस पर। ठीक है। मन में एक छोटा सा मंत्र दोहराना, धीरे, कम, बेहतर। धीरे, कम, बेहतर। खुद से कुछ गहरे सवाल पूछना, जैसे मैं असल में क्या कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूँ? मुझे किस बात का डर है? मैं किसे इम्प्रेस करने की कोशिश में हूँ? क्या मैं पास्ट को बदलने की बेकार कोशिश कर रहा हूँ? ये सवाल तो सोचने पर मजबूर करते हैं। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, इन सवालों के ठीक बाद अगले सिर्फ 2 मिनट के लिए एक छोटा, बिल्कुल ठोस कदम चुनना। कुछ भी जो आपको उस सोच के जाल से बाहर निकाले। बस 4 कदम, सांस, मंत्र, सवाल और एक छोटा सा एक्शन। ये देखने में तो सरल है, लेकिन इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? ये 60 सेकंड में ऐसा क्या बदल देता है? इसके पीछे असल में कई परतें हैं। देखिए, धीमी गहरी सांसें हमारे शरीर की जो फाइट या फ्लाइट वाली प्रतिक्रिया होती है ना, हाँ, उसको शांत करती हैं, फिजिकल टेंशन कम करती हैं और हमें प्रेजेंट मोमेंट में वापस लाती हैं। ओवर थिंकिंग अक्सर या तो पास्ट में होती है या फ्यूचर में। सही कहा। सांसें उसे वर्तमान में एंकर करती हैं। फिर वो मंत्र, धीरे, कम, बेहतर, वो एक डायरेक्शन देता है, दिमाग को चिंता वाले पैटर्न से हटाकर एक जो हम चाहते हैं उस स्थिति की ओर मोड़ता है। और वो सवाल, वो सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस है। वो ओवर थिंकिंग की असली वजह को, जैसे कंट्रोल की बहुत ज्यादा इच्छा या वैलिडेशन का मोह या अनजान चीज का डर या पास से चिपके रहना, उनको सतह पर लाते हैं। अच्छा। कई बार तो सिर्फ इन असली कारणों को पहचान लेना ही उनकी पकड़ ढीली कर देता है, पता है? हाँ, ये बात तो है। और आखिर में वो 2 मिनट का एक्शन स्टेप इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो पैसिव सोच से एक्टिव होने की तरफ एक शिफ्ट है। चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, वो मेंटल मोमेंटम को ब्रेक करता है। यानी ये सिर्फ विचारों को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें समझना और एक तरह से दिशा देना है। ठीक है, ये तो हुआ फौरी राहत के लिए, लेकिन उन गहरी, बार बार आने वाली नेगेटिव सोच की आदतों का क्या ये स्रोत उसके लिए भी कुछ बताते हैं? हाँ, बिल्कुल। त्वरित रीसेट के बाद ये प्लान हमारे अंदरूनी संवाद, यानी जो हम खुद से बात करते हैं, उस पर फोकस करता है। स्रोत एक बहुत ही संक्षिप्त 3 लाइनों वाली सेल्फ टॉक स्क्रिप्ट सुझाते हैं। अच्छा। ये इस विचार पर आधारित है कि हम लगातार खुद से बात करते रहते हैं और ये बातचीत हमारी फीलिंग्स और बिहेवियर को बहुत बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। सेल्फ टॉक, ये तो हम सब करते हैं ना। अक्सर बिना जाने समझे। तो ये स्क्रिप्ट क्या है? क्या ये सिर्फ पॉजिटिव बातें दोहराना है? मुझे हमेशा ये सवाल रहा है कि क्या सिर्फ कहने भर से कुछ बदलता है, खासकर जब अंदर से वैसा फील ना हो रहा हो? ये
ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है। बिल्कुल। सिर्फ रटना शायद काफी ना हो, लेकिन ये स्रोत जो पंक्तियां सुझाते हैं वो खास मकसद से चुनी गई लगती हैं। पहले है, मैं अपने मन का मास्टर हूँ। पावरफुल है। मैं धीमे सोचती हूँ, कम सोचती हूँ और बेहतर चुनती हूँ। या सोचता चुनता हूँ। ठीक। जो मेरे कंट्रोल में है वही मेरा फोकस है। यहाँ बात सिर्फ पॉजिटिविटी की नहीं है, बल्कि ये सशक्तिकरण मतलब एम्पावरमेंट और फोकस बदलने की ज्यादा है। मैं अपने मन का मास्टर हूँ, ये सुनने में शक्तिशाली है। हाँ, धीमे, कम, बेहतर, ये लक्ष्य को साफ करता है। और जो मेरे कंट्रोल में है वही मेरा फोकस है, ये ध्यान को सही जगह लाता है। पर ये काम कैसे करता है? क्या ये कुछ न्यूरोप्लास्टिसिटी जैसा है कि बार बार दोहराने से दिमाग के रास्ते बदलते हैं? तस्वीर से जोड़ें तो ये एफर्मेशंस यानी पुष्टि की तरह काम करती हैं, लेकिन इनका डिजाइन थोड़ा खास है। अच्छा। पहली पंक्ति, मैं अपने मन का मास्टर हूं, वो जो लाचारी वाली फीलिंग होती है ना, उसका मुकाबला करती है। ये सेल्फ एफिकेसी मतलब मैं कर सकती हूं या कर सकता हूं की भावना को बढ़ावा देती है। हाँ। दूसरी पंक्ति, धीमे, कम, बेहतर, लगातार उस लक्ष्य को याद दिलाती है जिसे हम हासिल करना चाहते हैं। ये एक तरह का मेंटल गाइड बन जाता है। ओके। और तीसरी पंक्ति, जो मेरे कंट्रोल में है वही मेरा फोकस है, ये शायद सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है। ये हमें उन चीजों पर एनर्जी वेस्ट करने से रोकती है जिन्हें हम बदल नहीं सकते, जैसे दूसरों की राय या जो हो चुका है। बिल्कुल। और अपना ध्यान उन चीजों पर फोकस करने में मदद करती है जहां हम वाकई फर्क ला सकते हैं, जैसे हमारी अपनी रिएक्शंस, हमारे एफर्ट्स। लगातार दोहराओ, खासकर अगर थोड़ी फीलिंग के साथ किया जाए, तो धीरे धीरे इन विचारों को हमारे सबकॉन्शियस मन में बैठा सकता है, जिससे हमारी नेचुरल रिएक्शंस बदलने लगती हैं। ये रातों रात नहीं होता, बिल्कुल नहीं, लेकिन ये बीज बोने जैसा है। बीज बोना, अच्छा नजरिया ये। तो हमने विचारों के तूफान को शांत करने का तरीका देखा और अंदरूनी आवाज को दिशा देने का, सेल्फ टॉक। लेकिन जब कोई नेगेटिव विचार अचानक आ जाए और एकदम हावी होने लगे, तब क्या? जैसे ये मुझसे नहीं होगा या सब गड़बड़ ही होगा। उसके लिए स्रोत रीफ्रेम टूलकिट पेश करते हैं। रीफ्रेमिंग का मतलब है किसी सिचुएशन या विचार को देखने का नजरिया बदलना, उसे एक नए फ्रेम में डालकर देखना, जिससे उससे जुड़ी फीलिंग्स और रिएक्शंस बदल जाएं। अच्छा। ये एक तरह से समझिए मानसिक चश्मे का नंबर बदलना है। मानसिक चश्मे का नंबर बदलना, वाह! ये कैसे होता है? क्या स्रोत कुछ उदाहरण देते हैं? क्योंकि कई बार नेगेटिव सोच इतनी पक्की लगती है कि उसका नजरिया बदलना मुश्किल लगता है। और स्रोत बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण देते हैं, जैसे अगर विचार है सब गड़बड़ हो जाएगा, ये तो बहुत कॉमन है। तो रिफ्रेम हो सकता है, मैं एक ही कदम संभाल सकती हूँ या सकता हूँ, मैं हर स्थिति का सामना करने में सक्षम हूँ, भले ही नतीजा मेरे मन मुताबिक ना हो। हाँ। ये कंप्लीट कंट्रोल से हटकर कैपेबिलिटी पर फोकस करता है। ओके। अगर विचार है मुझे सबका अप्रूवल चाहिए, सब मुझे पसंद करें, उफ, ये भी एक बड़ा जाल है। तो रिफ्रेम हो सकता है, मुझे बस अपने वैल्यूज और सिद्धांतों के प्रति सच्चा रहना है, खुद का सम्मान सबसे जरूरी है। ये बाहरी वैलिडेशन से हटकर अंदरूनी इंटीग्रिटी पर फोकस लाता है। और एक बहुत शक्तिशाली रिफ्रेम जिसका आपने पहले भी जिक्र किया था, अगर विचार है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, जो अक्सर हमें विक्टिम जैसा महसूस कराता है, तो रिफ्रेम हो सकता है, ठीक है ये हुआ, अब मैं स्थिति में क्या कर सकती हूँ, अगला कदम क्या है। ये पास्ट के क्यों से हटकर प्रेजेंट या फ्यूचर के क्या पर फोकस लाता है। ये तीसरा वाला क्यों से अब क्या पर जाना, ये वाकई दमदार लगता है। ये हमें अटकने से बचाता है। सही। हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन ये रीफ्रेमिंग क्या ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जैसी तकनीकों से मिलती जुलती है? बिल्कुल, इसे अक्सर कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग कहा जाता है और ये सीबीटी का एक मुख्य हिस्सा है। इसके पीछे का सिद्धांत ये है कि हमारी भावनाएं सीधे घटनाओं से नहीं आती, बल्कि उन घटनाओं के बारे में हमारी जो सोच या व्याख्या होती है उससे पैदा होती हैं। अच्छा। अगर हम अपनी व्याख्या बदल सकें तो हम अपनी इमोशनल रिएक्शन भी बदल सकते हैं। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचो वाली बात नहीं है, बल्कि ज्यादा यथार्थवादी, बैलेंस्ड और मददगार तरीके से सोचना है। ये हमें लाचार महसूस करने की बजाय प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में लाता है। ये स्वीकार करता है कि हम बाहरी घटनाओं को हमेशा कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी रिएक्शन को जरूर प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, तो रीसेट, सेल्फ टॉक और रीफ्रेमिंग, ये 3 शक्तिशाली उपकरण हो गए। लेकिन क्या इन्हें बस जान लेना काफी है? इन्हें आदत में कैसे लाया जाए? क्या स्रोत इस पर भी कुछ कहते हैं? हाँ, और यहीं पर प्लान का अगला हिस्सा आता है, दैनिक चिंतन।
स्रोत रोज रात को सोने से पहले सिर्फ 3 मिनट का एक छोटा सा रिफ्लेक्शन एक्सरसाइज हो जाते हैं। ये मेटाकॉग्निशन मतलब सोचने के बारे में सोचने का अभ्यास है। मेटाकॉग्निशन, सोचने के बारे में सोचना। जैसे आप गाड़ी चलाते हुए ये भी सोच रहे हो कि आप गाड़ी कैसे चला रहे हैं, वैसे ही ये अपने सोचने के तरीकों पर ध्यान देना है। 3 मिनट, ये तो किया जा सकता है। इसमें क्या सवाल पूछने होते हैं? 3 मुख्य सवाल हैं। पहला, आज मैंने कहाँ जानबूझकर कम, धीमा और बेहतर सोचने का प्रयास किया या सफल हुई। ये छोटी सफलताओं को पहचानने और मजबूत करने में मदद करता है। ओके। आज का सबसे बेकार या परेशान करने वाला विचार कौन सा था? मैंने उसे कैसे रिफ्रेम किया या अब मुझे कैसे रिफ्रेम कर सकती हूँ? ये पैटर्न पहचानने और रिफ्रेमिंग का अभ्यास करने में मदद करता है। कल के लिए मैं अपनी सोच या प्रतिक्रिया में एक छोटा सा सुधार क्या ला सकती हूँ। ये लगातार इंप्रूवमेंट की मानसिकता बनाता है। ये तो एक तरह से दिन का मेंटल ऑडिट हो गया। ये रोज करने से क्या फायदा होगा? क्या ये सिर्फ अपनी गलतियों को गिनना नहीं है, कहीं इससे और नेगेटिव ना फील होने लगे? ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि हम प्रोग्रेस कैसे मापें और सीखें कैसे। देखिए, ये चिंतन सिर्फ गलतियां गिनना नहीं है, बल्कि ये सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाना है। अच्छा। ये हमें ये देखने में मदद करता है कि कौन सी तकनीकें हमारे लिए काम कर रही हैं, कौन से ट्रिगर्स हमें परेशान करते हैं और हम धीरे धीरे कैसे बदल रहे हैं। ये लर्निंग प्रोसेस को तेज करता है। बिना रिफ्लेक्शन के हम अक्सर एक ही पैटर्न दोहराते रहते हैं, है ना? हाँ, ये तो है। ये 3 मिनट का इन्वेस्टमेंट हमें अपने मेंटल प्रैक्टिसेस के प्रति अकाउंटेबल बनाता है और अगले दिन के लिए बेहतर तैयारी करने में मदद करता है। और जैसा मैंने कहा, ये छोटी सफलताओं को सेलिब्रेट करने का भी मौका देता है, जो मोटिवेशन बनाए रखने के लिए जरूरी है। अकाउंटेबिलिटी और निरंतर सुधार, ये समझ आता है। तो अब तक हमने अलग अलग उपकरण देखे। क्या इन सबको एक साथ प्रैक्टिस में लाने का कोई तरीका है? क्योंकि इतने सारे नुस्खे याद रखना भी तो एक चैलेंज हो सकता है। हाँ, और इसी के लिए स्रोत एक 7 दिवसीय माइक्रो चैलेंज का सुझाव देते हैं। यहाँ माइक्रो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये माइक्रो हैबिट्स के सिद्धांत पर आधारित है, मतलब बड़े बदलावों के लिए छोटे मैनेजेबल कदम उठाना। माइक्रो हैबिट्स। हाँ, एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश अक्सर फेल हो जाती है क्योंकि वो बहुत भारी लगता है। ये चैलेंज 1 हफ्ते के लिए हर दिन एक छोटा स्पेसिफिक काम देता है। 7 दिन का चैलेंज, ये दिलचस्प है। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें हर दिन क्या करना होता है? थोड़ा अंदाजा मिलेगा। जरूर। प्लान कुछ इस तरह का है, मैं संक्षेप में बताता हूँ। दिन 1, हर घंटे होशपूर्वक एक धीमी सांस लें और मन में धीरे, कम, बेहतर मंत्र दोहराएं। ये माइंडफुलनेस और मंत्र को रूटीन में लाता है। ओके, सिंपल है। दिन 2, अपनी कोई एक बार बार परेशान करने वाली चिंता को पहचानें और उसका एक पॉजिटिव या यथार्थवादी रिफ्रेम लिखें। ये रिफ्रेमिंग का प्रैक्टिकल अभ्यास है। लिखने से शायद ज्यादा असर होगा। दिन 3, 10 मिनट के लिए नो स्क्रॉल वॉक पर जाएं, यानी बिना फोन देखे टहलना। ये डिजिटल डिटॉक्स और प्रेजेंट मोमेंट में रहने का अभ्यास है। 10 मिनट बिना फोन मुश्किल हो सकता है, पर कोशिश करने लायक है। दिन 4, किसी ऐसे काम को शुरू करने के लिए जिससे आप टाल रहे हैं, 2 मिनट का नियम अपनाएं। मतलब खुद से कहें कि मैं इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए करूंगा। ये टालम टोल पर काबू पाने में मदद करता है। हाँ, 2 मिनट रूल सुना है मैंने। दिन 5, शाम को ऐसी 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। ग्रैटिट्यूड, ये पॉजिटिविटी और नजरिया बदलने में मदद करता है। दिन 6, अपनी न करने वाली सूची नॉट टू डू लिस्ट में कम से कम एक चीज जोड़ें, जैसे सुबह उठते ही 30 मिनट तक सोशल मीडिया नहीं देखूंगी या रात को सोने से 1 घंटा पहले काम के ईमेल नहीं देखूंगा। ये बाउंड्री सेट करना सिखाता है। न करने वाली सूची, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। दिन 7, पूरे हफ्ते की समीक्षा करें, कौन सा अभ्यास, मंत्र या रीफ्रेम सबसे ज्यादा मददगार लगा। अगले हफ्ते आप किसे जारी रखना चाहेंगे। ये रिफ्लेक्शन और आगे की प्लानिंग में मदद करता है। ये तो वाकई छोटे और करने लायक कदम लग रहे हैं। हर दिन एक अलग फोकस। ये तरीका शायद निरंतरता बनाए रखने में मदद कर सकता है, बिना बोझ महसूस किए। दिन 6 वाला न करने वाली सूची का आइडिया मुझे खासतौर पर पसंद आया। ये थोड़ा हटके है ना? हाँ, न करने वाली सूची एक शक्तिशाली कॉन्सेप्ट है। हम अक्सर क्या करें पर इतना फोकस करते हैं कि क्या न करें को भूल जाते हैं। कई बार कुछ चीजों को एक्टिवली न करना ही मेंटल क्लैरिटी और फोकस के लिए जगह बनाता है। ये 7 दिवसीय चैलेंज एक स्ट्रक्चर्ड तरीका देता है जिससे ये सभी तकनीकें सिर्फ थ्योरी न रहकर अनुभव बन जाएं। हर दिन का काम पिछले दिन पर बिल्ड करता है और धीरे धीरे एक मोमेंटम बनाता है।
और इस पूरी योजना में एक आखिरी बहुत ही सरल टूल का भी जिक्र है, लॉक स्क्रीन मंत्र। ये क्या है? ये शायद सबसे आसान तकनीक है। बस अपने फोन की लॉक स्क्रीन पर एक छोटा याद दिलाने वाला मंत्र सेट करना। स्रोत सुझाव देते हैं, थिंक लेस, थिंक स्लो, थिंक बेटर, आई एम द मास्टर। अच्छा, इंग्लिश में, कम सोचें, धीमा सोचें, बेहतर सोचें, मैं मालिक हूं। हाँ, या आप इसका हिंदी अनुवाद भी लगा सकते हैं। सिर्फ लॉक स्क्रीन पर एक टेक्स्ट, क्या ये वाकई कुछ काम करता है? मतलब हम तो बस अनलॉक करके आगे बढ़ जाते हैं। आप शायद हैरान होंगी कि इस तरह के छोटे, लगातार दिखने वाले संकेत कितने असरदार हो सकते हैं। हम दिन में दर्जनों, शायद सैकड़ों बार अपना फोन देखते हैं। हाँ, ये तो है। हर बार ये मंत्र दिखना, चाहे हम उस पर कॉन्शियसली ध्यान दें या ना दें, सबकॉन्शियस मन में उस मुख्य संदेश को मजबूत करता रहता है। ये एक निरंतर जेंटल रिमाइंडर है कि आप अपने विचारों की ड्राइविंग सीट पर वापस आ सकते हैं। ये उन पलों में खासतौर पर मददगार हो सकता है जब आप बिना सोचे समझे फोन उठाते हैं। तो इस सब का क्या मतलब है? हमने आज कई तकनीकों पर बात की, 60 सेकंड का रीसेट, सेल्फ टॉक स्क्रिप्ट, रिफ्रेमिंग टूलकिट, रोज का चिंतन, 7 दिन का माइक्रो चैलेंज और लॉक स्क्रीन मंत्र। ये सभी सुनने में अलग अलग लगते हैं, लेकिन इनका लक्ष्य एक ही लगता है, अपने विचारों पर बेहतर नियंत्रण पाना, ताकि हम कम सोचें, धीमा सोचें और बेहतर निर्णय लें। बिल्कुल। ये उन सभी के लिए प्रैक्टिकल उपकरण हो सकते हैं जो कभी कभार अपनी विचारों के शोर में खोया हुआ महसूस करते हैं। बिल्कुल। और अगर इन सभी तकनीकों का सार निकालें तो ये सिर्फ विचारों को दबाने या नेगेटिविटी से लड़ने के बारे में नहीं है। ये असल में जागरूकता, चुनाव और दिशा बदलने के बारे में है। यहाँ एक अंतिम विचार है जो इन स्रोतों के मूल भाव से निकलता है, भले ही सीधे शब्दों में न कहा गया हो। हाँ, ये अभ्यास सिर्फ विचारों को नियंत्रित करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये चुनने के बारे में है कि किस पर ध्यान केंद्रित किया जाए। अगली बार जब कोई अनचाहा या बेकार का विचार मन में आए, तो उसे सिर्फ हटाने की कोशिश करने के बजाय ये पूछने पर विचार करें, इस विचार के बजाय मैं जानबूझकर किस उपयोगी, रचनात्मक या शांत चीज पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकती हूँ या सकता हूँ। इस विचार के बजाय क्या, ये एक शक्तिशाली प्रश्न है। ये फोकस को समस्या से समाधान की ओर या कम से कम एक अधिक न्यूट्रल या पॉजिटिव जमीन की ओर ले जाता है। अपने ध्यान को जानबूझकर डायरेक्ट करना, शायद यही विचार नियंत्रण का असली सार है। सही कहा। इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं समाप्त होती है।